नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं गौरांगी गुप्ता। बात करें आज की खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। लखनऊ, महोबा, हमीरपुर, उन्नाव सहित कई जिलों में छात्रों का प्रदर्शन। छात्रों के प्रोटेस्ट के एक्शन में योगी सरकार नापेगी लापरवाही। अफसरों की यूट्यूबरों पर भी पैनी नजर। यूपी में नकली दवाओं पर बड़ा एक्शन। 5.93 करोड़ की मेडिसिन जब्त। लखनऊ, आगरा, वाराणसी और गोंडा में हुई छापेमारी। इलाहाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला। वैश्यालयों में ग्राहक बनकर जाना अपराध नहीं, सिर्फ सेवाएं लेकर कीमत चुकाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार विरोधी अधिनियम नहीं लागू। रक्षाबंधन को प्रदेश की महिलाओं को धामी सरकार का तोहफा। रोडवेज बसों में 2 दिन तक नहीं लगेगा किराया। 28 और 29 अगस्त को मुफ्त सफर। चमोली टनल हादसे में पीएम राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों के परिजनों को 50,000 की सहायता राशि की घोषणा। उत्तराखंड में बारिश का मौसम रहेगा जारी। वहीं पर मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी है। आज देहरादून में बंद रहेंगे स्कूल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर चंडीगढ़ से है, जहां सीएम सैनी का सरकार पर बड़ा फैसला है। पुलिस हिरासत में मौत मामले में लिया गया है बड़ा फैसला। हिरासत में मौत मामलों में मुआवजा नीति लागू। मानवाधिकार आयोग की सख्ती पर लगाया गया है फैसला। राज्य मानवाधिकार आयोग के स्पष्ट की है पूरी बात। आयोग के सदन में दीप भट्ट ने की है बात का खुलासा। खबर चंडीगढ़ से है, जहां सीएम नायाब सिंह सैनी का बड़ा फैसला। पुलिस हिरासत में मौत मामलों पर लिया जाएगा बड़ा फैसला। हिरासत में मौत मामलों पर मुआवजा नीति लागू। मानवाधिकार आयोग की सख्ती पर लिया गया फैसला। हिरासत में मौत मामलों में मुआवजा नीति लागू। मानवाधिकार आयोग की सख्ती पर लिया गया फैसला। खबर रायबरेली से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एचडीबी बैंक में लगी आग। जरूरी दस्तावेज, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हुए राख। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीम। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आग लगने की वजह नहीं हो सकी अभी तक स्पष्ट। बैंक में हुए नुकसान का किया जा रहा है आकलन। पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वही शहर कोतवाली के डिग्री कॉलेज चौराहे के पास का मामला। खबर रायबरेली से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एचडीबी बैंक में लगी आग। जरूरी दस्तावेज, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण राख। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल की टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आग लगने की वजह नहीं हो सकी अभी तक स्पष्ट। बैंक में हुए नुकसान का लगाया जा रहा है आकलन। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। शहर कोतवाली के डिग्री कॉलेज चौराहे के पास का मामला।
खबर शाहजहांपुर से है, जहां पर कांट क्षेत्र में बुलडोजर कार्यवाही, गौतम और हत्याकांड के आरोपी के घर कार्यवाही, आरोपी समीर के घर पहुंचा प्रशासन, मौके पर अधिकारी और भारी पुलिस बल घर के सामने बाहर निकला जा रहा था। सामान बाहर निकालने के चलते बुलडोजर कार्रवाई को लेकर के जुटी लोगों की भीड़, सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात, प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी में हो रही है कार्यवाही। मौके पर अधिकारी और भारी पुलिस बल, घर से सामान बाहर निकाला जा रहा। सामान बाहर निकालने के बाद चलेगा बुलडोजर। कार्रवाई को लेकर जुटी लोगों की भीड़, सामान बाहर निकालने के बाद चलेगा बुलडोजर। कार्रवाई को लेकर जुटी लोगों की भीड़। खबर काकोरी कस्बा की है, जहां पर शीतला माता मंदिर में जीर्णोद्धार के लिए आयोजित किया गया शिलान्यास व भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान जातिगत भेदभाव का मामला सामने आया है। मलिहाबाद विधायक जयदेवी कौशल ने मंदिर प्रशासन पर पूजा के दौरान उनके साथ कथित तौर पर भेदभाव और उचित सम्मान न देने का आरोप लगाया है। विधायक ने कहा है कि उन्होंने मंदिर में अगरबत्ती तक नहीं जलाने दी गई और न ही नारियल फोड़ने की अनुमति दी गई। उन्होंने इसे जातिगत भेदभाव बताते हुए नाराजगी जताई है। मामले में विधायक के पति एवं पूर्व मोहनलालगंज सांसद तथा पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने भी मंदिर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक के बेटे विकास किशोर ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हुए इस मुद्दे को उठाया है। आरोप है कि शीतला माता मंदिर में आयोजित कार्यक्रम को लेकर के क्षेत्र में राजनीतियां चर्चा में तेज हो गई हैं। कल काकोरी थाना क्षेत्र में बने शीतला माता मंदिर का जो जीवन उद्धार होना था, जिसको लेकर के विधायक जयदेवी कौशल ने लगभग 75 लाख रुपए पास कराए और उसके बाद जब वहां का पूजा अर्चन भूमि पूजन की तारीख रखी गई, जब वो वहां पे माननीय जी पहुंची तो वहां के कुछ लोगों ने उनको पूजा अर्चना करने से कहीं न कहीं रोका। तो आप हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर जी हैं, उनसे बात करते हैं कि ऐसी दुर्भावना और ऐसे लोगों कैसे कर रहे हैं या सब, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से ये हादसा हुआ है, क्या कहें? देखिए, काकोरी का शीतला मंदिर बहुत पुराना मंदिर है और उस पर वो एक परिवार ने एकाधिकार जमा रखा है। वो यहाँ तक ये शिकायतें मिली है कि पहले वो शिवलिंग पे जल चढ़ाएंगे, उसके बाद ही कोई दूसरा चढ़ाएगा, और ना उनसे वो लोग झगड़ा कर देते हैं, विवाद कर देते हैं। इस तरह की शिकायत मिली है। और कल जो घटना हुई है, ये बहुत अशोभनीय और निंदनीय घटना है। जयदेवी कौशल जी 2 बार की विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से, और वहाँ पर जीर्णोद्धार करने के लिए इनको भूमि पूजन करना था जयदेवी कौशल को। उसमें रोहित साहू जी वहाँ के चेयरमैन भी मौजूद थे, जो पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद थे वहाँ पर, रविदान लोधी जी, विपिन लोधी जी वर्तमान मंडल अध्यक्ष बीजेपी के, वो भी मौजूद थे। किसी को बैठने नहीं दिया गया, बैठने के लिए नहीं कहा गया, ना उनसे पूजा कराई गई, ना उनसे जो है फूल चढ़वाए गए, ना आरती करवाई गई, ना नारियल फोड़वाया गया। उनको बैठने तक के लिए नहीं कहा गया, इसलिए कि जो है वो जो एकाधिकार जमा है वही अपना मंत्र वगैरह बोल करके और अपने हाथ से सब करके दूसरे से करा के ख़त्म करा दिया। आपने देखा हमारे साथ मंत्री जी थे, पूर्व मंत्री, उन्होंने साफ तौर से कहा कहीं ना कहीं सनातन धर्म में कभी भी ऐसा नहीं देखा गया
कि कोई पूजा ना करे या किसी जाति धर्म को लेकर के टारगेट किया गया। पर यहाँ का जो शीतला मंदिर है वहाँ पे कुछ अराजक तत्व लोगों ने इस तरह का कृत्य किया, जबकि जनप्रतिनिधि माननीय विधायिका जी थी, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया। कहीं ना कहीं एक जाति विशेष को लेकर के टारगेट किया गया है। तो इसकी जो है विधायक जी और पूर्व मंत्री जी कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व से भी इसकी शिकायत बीजेपी के करेंगे और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई कराने का काम किया जाएगा। के न्यूज इंडिया के लिए आनंद सिंह चौहान, लखनऊ। जब शीतला माता मंदिर पे पूजा अर्चना और जो वहाँ के भूमि पूजन पे विधायिका पहुंची, तो वहाँ पर उनके साथ कहीं ना कहीं अमानवीय व्यवहार किया गया और उनको पूजा नहीं करने दी गई। हमारे साथ बात करने के लिए विधायक जयदेवी कौशल जी हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या रहा पूरा मामला और किन कारणों से ऐसा हुआ। मैम, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पूरी तरह से हमें पूजा नहीं करने दिया गया, हम ही ने बजट पास कराया, उसके बाद पूजा अर्चना में पहुंची, हम ही ने अरेंज किया और पूजा नहीं होने दी। अब शीतला देवी मंदिर पे कल मेरा उद्घाटन था, गए तो पूजा नहीं करने दिया, मैं चुपचाप खड़ी रही। और ये शीतला देवी मंदिर पे क्या इन लोगों ने सोचा, मेरे जो अधिकारी गए थे वही फ़ोन किया कि विधायक जी आज कार्यक्रम आपका उद्घाटन है, तो हमने कहा ठीक है आ जाएंगे 10 बजे। जब वहाँ मैं पहुँची तो सभी लोग वहाँ शीतला देवी मंदिर के पास में बहुत काफ़ी लोग खड़े थे, काफ़ी अपने भी वो मंडल अध्यक्ष और ये पार्षद सभी लोग और ये चेयरमैन भी खड़े थे, हम भी गए थे। तो जब मैं वहाँ पहुँची तो वो पूजा हो रहा था, मगर हमसे कुछ नहीं कराया गया, जबकि मैं 76 लाख का बजट पास करवाया गया। तो ये बताइए, हर जगह पे दोबारा कि मैं विधायक हूँ, हर जगह पे मैं काम करती रहती हूँ, हर उद्घाटन में जाती हूँ, जब जनता मेरी बुलाती है, तमाम से ऐसे उद्घाटन हुए हैं तो हमारे ही द्वारा हुए हैं। मगर एक शीतला देवी मंदिर पे इस तरह का काम हुआ पहली बार कि मंदिर में मुझको कुछ भी नहीं करने दिया, तो ये गलत बात है। मगर ये है भेदभाव का, ये है और ये पार्टी के ही लोगों ने इस तरह का किया है शीतला देवी मंदिर में जो लोग रहते हैं, तो ये गलत बात है। मैं दोबारा की विधायक हूँ, अगर हमने बजट पास करवाया तो पूजा हम ही को जनता बुलाया और हमारे साथ में भी इस तरह का दुर्भाव किया जाता है कि पूजा पाठ नहीं करने दिया, तो मैं खड़ी रही, फिर उसके बाद में मैं चली आई। आपने देखा हमारे साथ विधायिका जी थी, उनका कहीं ना कहीं एक जाति विशेष को लेकर के जो टारगेट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं से सनातन भी अपमान हो रहा और हिंदू जो संविधा है, पूजा पाठ की संविधा है, उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंची। अब ऐसे लोगों पर शीर्ष नेतृत्व पार्टी क्या कार्रवाई करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। के न्यूज इंडिया के लिए आनंद सिंह चौहान, लखनऊ। खबर भोपाल से है, जहां पर कांग्रेस के वंदे मातरम की 2 कड़ियों को गायन करने पर मंत्री विश्वास सरंग ने कहा, तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कांग्रेस ने देश में वंदे मातरम को तोड़ने का काम किया है। यह निर्णय देश की एकता और अखंडता पर सीधा प्रहार है। सारंग ने कहा है कि वंदे मातरम वह तराना है जिससे गाते हुए सैकड़ों क्रांतिकारियों ने आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राण न्यौछावर किए थे। उन्होंने कांग्रेस में फैलाने वाले दुर्भावपूर्ण आपत्तिजनक बातों को फूट डालो और राज करो की मानसिकता बताते हुए प्रचार कहा है। खबर कासगंज से है, जहां पर सहवार कोतवाली क्षेत्र में गांव फरौली के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन सवार से भारी टेम्पो की टक्कर हो गई है। वही हादसे में टेम्पो सवार कई अध्यापिकाएं गंभीर रूप से घायल हो गई है। सभी अध्यापिकाएं सहवार
कस्बे स्थित बीआरसी में एफएलएम प्रशिक्षण के लिए जा रही थी। वही घायल शिक्षिकाएं कासगंज जिले के अलग अलग प्राथमिक विद्यालयों में तैनात है। हादसे के बाद सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस अज्ञात वाहन चालक की तलाश में जुटी है। जो सावर से रेफर हो गया, ऐसा बता रहे हैं ये लोग कि ये लोग टिर्री में थी और टक्कर मार के कोई गया। कैसी कंडीशन है, क्या कंडीशन? चारों पेशेंट स्टेबल, जिसमें से एक गर्भवती महिला है, जिसके लिए हमने जेएसवाई में पेशेंट को भेजा है। ग्रेटर नोएडा के थाना बसराक क्षेत्र से सेक्टर 1 स्थित फिटनेस जिम में आज द्वितीय स्थल पर अचानक भीषण आग लग गई है। आग के कारण जिम में धुआं भर गया और 5 लोग छत पर फंस गए हैं। सूचना मिलने के बाद फायर सर्विस यूनिट, सीएफओ गौतम बुद्ध नगर और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। फायर कर्मियों ने बीएसएट पहन करके छत पर फंसे सभी 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं क्रेन की मदद से शीशे तोड़कर धुएं की निकासी भी की गई। वहीं पर 5 ट्रेनरों की मदद 5 फायर ट्रेनरों की मदद से आग पर काबू पाया गया है। आग लगने के कारण की जांच जारी है। खबर अमरोहा से है, जहां राजकीय इंटर कॉलेज में डीएम डॉक्टर नितिन गौड़ और एसपी लखन सिंह यादव ने विद्यार्थियों से संवाद किया है। डीएम ने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। स्पष्ट लक्ष्य, अनुशासन, नियमित अध्ययन और सकारात्मक सोच से ही सफलता हासिल की जा सकती है। उन्होंने विद्यार्थियों को मोबाइल का उपयोग ज्ञान और करियर बढ़ाने के लिए करने की सलाह दी है। एसपी ने मेहनत, ईमानदारी और आत्मविश्वास को सफलता का आधार बताया है। इसी दौरान विद्यार्थियों को साइबर अपराध, नशा मुक्ति और यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। कि आपको भी देते हैं शासन आदेश आया है कि अखिल भारतीय सेवा के जितने भी सदस्य हैं वो स्कूल के बच्चों को एंगेज करेंगे। इसका उद्देश्य बच्चों को कैरियर काउंसलिंग करना, उनकी समस्याओं को सुनना और एक नया पर्सपेक्टिव डेवलप कराना था। और इसमें मेरे अलावा एसपी अमरोहा द्वारा भी प्रतिभाग किया गया और आगे भी कार्यक्रम निरंतर जारी रहेगा। जहां पर विद्युत विभाग ने नगर क्षेत्र में बिजली चोरी के खिलाफ व्यापक चेकिंग अभियान चलाया है। टाउन हॉल और सराय गली में अधिशासी अभियंता नायब तहसीलदार के नेतृत्व में हुई कार्यवाही में इलाके में हड़कंप मच गया है। चेकिंग के दौरान कई घरों और दुकानों में मीटर और बाईपास पर सीधे बिजली का इस्तेमाल किए जाने का मामला सामने आया है। इस दौरान विद्युत चोरी आरोप में 8 एफआईआर भी दर्ज की गई है, जबकि 8 बड़े बकायेदारों के कनेक्शन पोल काटे गए हैं। वहीं पर बिजली विभाग के अनुसार बिजली चोरी और राजस्व से उसको भारी नुकसान होता है। वही अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि बिजली चोरी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार ठोस कार्रवाई जारी रहेगी। ये अभियान चलाया गया है डीएम साहब के निर्देशानुसार। आज जो हमारे लाइन लास्ट फीडर है लोटन इमली से निकलने वाला टाउन हॉल फीडर पे आज अभियान चलाया गया। इसके साथ साथ करीमुद्दीनपुर और मोहम्मदाबाद में भी ये अभियान चलाया गया है। और साथ में आज हमारे नायब तहसीलदार भी थे और हमारे एसडीओ साहब थे और मैं था। इसमें आज जो सघन अभियान चलाया गया है उसमें लगभग टाउन में 15 लोगों का जो है आज लाइन डिस्कनेक्ट कराई गई है, जिसमें 4 एफआईआर दर्ज कराए जा रहे हैं और साथ में 4 एफआईआर मोहम्मदाबाद में दर्ज कराए गए।
खबर देवघर से है, जहां पर अवैध शराब के खिलाफ नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 94 पी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने की गुप्त सूचना के आधार पर बरमसिया मोहल्ले में छापेमारी की गई। वही तलाशी के दौरान घर में छिपा रखी गई अलग अलग ब्रांड की शराब बरामद हुई है। वही पुलिस के अनुसार आरोपी नंदू महता सरकारी शराब की दुकान से शराब खरीदकर अपने घर में छिपाकर रखता था और बाद में उसे अवैध तरीके से बेचता था। सूचना का सत्यापन करने के बाद पुलिस टीम ने उसके घर पर छापेमारी की, जहां पर स्टिलिंग रिजर्व B7, रॉयल चैलेंजर्स, रॉयल स्टैग, आइकॉनिक व्हाइट, गॉडफादर बियर समेत कुल 94 पीस शराब बरामद की गई है। बरामद शराब में 180 और 375 मिलीलीटर की बोतलों के अलावा 500 मिलीलीटर की बियर भी शामिल है। मामले में नगर थाना कांड संख्या 320/26 दिनांक 18 अगस्त 2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 274, 200/275 और 47 का झारखंड उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिक दर्ज करा दी गई है। वहां पर आरोपी की गिरफ्तारी करके पुलिस का आगे की कानूनी कार्यवाही कर रही है। सूचना प्राप्त हुई थी कि बरमसिया में एक व्यक्ति है जो राशन का दुकान चलाता है और वो अवैध रूप से अंग्रेजी और नकली शराब बेचने का सूचना मिला है। तो सत्यापन इसका किया गया निरीक्षक थाना प्रभारी टाउन के द्वारा। सत्यापन में जब घर पे छापामारी की गई और टीम के द्वारा जब सर्च किया गया तो उसमें से कुल 134 बोतल शराब मिला, जिसमें बियर और अंग्रेजी शराब है और उस व्यक्ति के द्वारा लगातार ये पूरे सामान में बेचा जा रहा था। हरदोई सदर तहसील में नवगत SDM आशुतोष यादव की कार्यशैली की जमकर तारीफ हो रही है। फरियादियों की लंबी कतार की जानकारी मिलते ही SDM खुद अपने ऑफिस से बाहर आकर लोग पहुंचे और वही लोगों के बीच खड़े होकर के उनकी समस्याएं सुनी। भीषण गर्मी के बीच SDM ने ऐसे ऑफिस छोड़ करके उसमें बैठने के बजाय फरियादियों के साथ बाहर खड़े रहकर उनकी समस्याएं सुनी है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को शिकायत के खिलाफ में तात्विक निस्तारण के निर्देश दिए हैं। वही SDM ने इस पहल से फरियादियों को अपनी समस्याओं को जल्द से जल्द समाधान का भरोसा मिला है। अपनी बात सीधे अधिकारी तक पहुंचाने और कार्यवाही के निर्देश मिलने के बाद कई फरियादी संतुष्ट नजर आए हैं। वही नवागत SDM की इस कार्यशैली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। खबर अमरोहा से है, जहां मंडी धनौरा में स्टेट हाईवे पर डगमगा रही एक मामला सामने आ रहा है। वहीं पर सड़क के किनारे खड़ी एक बस में खुलेआम सामान लादे जाने का वीडियो सामने आ रहा है। वायरल वीडियो में बस के अंदर और उसके ऊपर सामान लादते हुए नजर आ रहा है। वीडियो सुबह करीब 7 बजे का बताया जा रहा है। हाईवे पर इस तरह के नियमों का अनदेखा करने और इसे ना मानने पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी है कि जहां आम वाहन चालकों का यातायात नियमों को लेकर के सख्ती की जाती है, वहीं डग्गा मार बसों पर क्षमता से ज्यादा सामान लादने पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। वही वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच की बात कही। अब देखना होगा कि क्या नियमों को अनदेखा करने वाले पर कार्रवाई होती है या मामला सिर्फ जांच की खानापूर्ति तक ही सीमित रहता है। एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। का सारथी ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला और सहारनपुर से खबर आपको बता देते हैं। सहारनपुर पहुंचे सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा और संगठन की मजबूती के लिए मीटिंग के माध्यम से सपा की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया है।
केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा की सरकार पूर्ण रूप से बनने की बात कही। चीज बताएं। 2027 का चुनाव आ रहा है, सहारनपुर आप पहुंचे हैं, क्या कुछ कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई है मीटिंग के जरिए, क्या कुछ लड़कों टटोलने का काम किया? समाजवादी पार्टी के सभी हमारे शानदार कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारी ये मीटिंग कार्यकर्ताओं को संगठन के लेकर के है। हम 2024 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से शिकस्त दिया है। खबर फर्रुखाबाद से है। उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में स्थानीय ग्रामीण निकायों में पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व और आरक्षण से जुड़े विषयों पर जानकारी ली गई। प्रावधानों और शासन के दिशा निर्देशों के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा की। अध्यक्ष ने अधिकारियों को आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले अभिलेख और सूचनाएं तथ्यात्मक को स्पष्ट एवं अद्यतन रखने के निर्देश दिए हैं। कानपुर के किदवई नगर से यशोदा नगर जाने वाली मुख्य सड़क के स्थित 40 दुकान चौराहे पर करीब 30 फीट सड़क के बीचों बीच नाला धंसने से आसपास का पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया है। जल निकासी की व्यवस्था बाधित होने के कारण गंदा पानी दुकानों के अंदर तक पहुंच गया है, जिससे सैकड़ों व्यापारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों का आरोप है कि जल निगम और नगर निगम की लापरवाही के चलते लंबे समय से समस्या बनी हुई है। बारिश और नाले का पानी दुकानों में करीब 2-2 फीट तक भर जाने से व्यापारियों का सामान प्रभावित हो रहा है। वहीं धंसे हुए नाले में 2 पहिया और 4 पहिया वाहन गिरने से घटनाएं भी हो रही है, जिससे दुर्घटना और जानमाल के खतरे की आशंका बनी हुई है। की सबसे बड़ी बाजार 40 दुकान के नगर में है, जो कि अभी मेन रोड जो चाय दुकान का यहाँ पर नाला जो जल संस्थान के अंदर जल निगम के अंदर आता है वो टूट गया। टूटने से पूरा दक्षिण का पानी पूरा पूरे दुकान के व्यापारियों की दुकानों में 2-2 फुट पानी भर गया, जिसके विरोध में आज पूरे किदवई नगर उद्योग व्यापार मंडल के नेतृत्व में सभी व्यापारी सैकड़ों तादाद में इसका विरोध प्रदर्शन किया गया। और इसके बाद यहाँ से जाने के बाद हम लोग जल संस्थान जोन 3 भी गए, वहाँ पे वो घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया कि तत्काल उसको बनाया जाए और इस त्योहार के मौके पर व्यापारियों को राहत देने का कार्य किया जाए। खबर बहराइच से है, जहां पर जिले में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए प्रशासन ने राहत अभियान तेज कर दिया है। सुचौली और आनंद नगर के कम्युनिटी किचन के जरिए रोजाना करीब 8000 भोजन पैकेट तैयार किए जा रहे हैं। एसडीएम मोनालिसा जौहरी के नेतृत्व में तैयार हो रहे पैकेटों में पूरी, सब्जी और लड्डू शामिल हैं। प्रशासनिक पैक और भोजन पैकेट जरूरतमंद ग्रामीणों तक पहुंचा रहे हैं। संकट की घड़ी में कम्युनिटी किचन बाढ़ पीड़ितों के लिए बड़ा सहारा बना हुआ है। कम्युनिटी किचन के माध्यम से हमने 2 कम्युनिटी किचन संचालित किए हैं, एक जंगल गुलरिया में और एक हमारा सुजौली में। ये दोनों ही गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, घरों में पानी घुस गया है जिससे खाना नहीं बन पा रहा है। तो हम लगभग डेली 4000 पैकेट बनवा रहे हैं। सुबह शाम दोनों टाइम खाना दे रहे हैं, पीने का पानी दे रहे हैं और थोड़ा सा उसके साथ खाने के साथ मीठा भी दे रहे हैं। खबर भोपाल से है, जहां महाकाल महालोक के निर्माण के बाद उज्जैन में विकास और सौंदर्यीकरण को नई दिशा मिली है। इसी क्रम में महाकाल मार्ग के चौड़ीकरण के लिए स्थानीय लोगों ने प्रशासन का सहयोग किया है। मार्गों के चौड़ीकरण और कायाकल्प से शहर के यातायात को बेहतर बनाने के साथ उज्जैन को नया स्वरूप देने की दिशा में काम आगे किया जा रहा है। चीजों का स्वैच्छिक रूप से हटा करके जो बड़ा एक सहयोग किया, मैं उनका आभार मानता हूँ। तो सरकार के संकल्प के साथ जनता का संकल्प और बड़ा है। महाकाल के महालोक के बाद जो बदला है, ऐसे में आवागमन की दृष्टि से अब मार्गों का चौड़ीकरण की आवश्यकता है। ऐसे में बड़े पैमाने पर नागरिकों ने अपने स्वयं के आवास, स्वयं के संस्थान, कई प्रकार की चीज़ों का
स्वैच्छिक रूप से हटा करके जो बड़ा एक सहयोग किया, मैं उनका आभार मानता हूं। और सरकार के संकल्प के साथ जनता का संकल्प और बड़ा है। उज्जैन वासियों को बधाई। सभी धर्मों के लोगों के साथ सभी समाजों के लोगों ने भी अपने अपने तरी मार्गों का चौड़ीकरण करते हुए भविष्य का स्वर्णिम उज्जैन बनाने का जो प्रयास किया, मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ। और मान के चलेंगे शुरू की कठिनाई के कुछ दिनों के बाद ये जो उज्जैन का रूप निकल के आएगा, वाकई वो भूतो न भविष्य रहेगा। मैं राजा विक्रमादित्य की नगरी, बाबा महाकाल की नगरी का बदलता सौंदर्य जिस प्रकार से दिख रहा है, वो हम सबको लालायित करेगा। साई सवारी, सिंहस्थ 2028, हरिहर मिलन, रोज नया नया ये जो उज्जैन का वैभव है, वाकई अद्भुत रहने वाला। खबर देहरादून से है, जहां पर वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने संगठन को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। भाजपा प्रदेश प्रभारी मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर राज्य के 19 संगठनात्मक जिलों में नए प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। इसके साथ ही पहले से जिम्मेदारी संभाल रहे कुछ पदाधिकारियों के नामों में भी संशोधन किया गया है। उन्होंने कहा कि इन नियुक्तियों का उद्देश्य जिला स्तर पर संगठन को और मजबूत करना और पार्टी के कार्यक्रमों को तेजी से आगे बढ़ाना है। कि हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा जो हमारे प्रदेश में 19 संगठनात्मक जिले हैं, उनके हमारे जिलों के प्रभारी और सह प्रभारी पूर्व में ही बनाए गए थे, लेकिन उसमें कुछ संशोधन, कुछ नामों को इधर से उधर उनका परिवर्तन किया गया है और 19 संगठनात्मक जिलों में हमने अपने प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए हैं। तो निश्चित रूप से आगामी 2027 के चुनाव के मद्देनज़र हम जिलों को और सशक्त करने के लिए और जिलों में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य हैं, जो संगठनात्मक कार्य हैं और जो हमारे सरकार की जो आम जनता के लिए जो महत्वाकांक्षी योजनाएं लाई गई हैं, उसका लाभ अधिक से अधिक जनता को मिले। खबर रेवाड़ी से, जहां पर नए राजस्व पोर्टल की तकनीकी खामियों के विरोध में रेवाड़ी समेत प्रदेश भर के पटवारी और कानूनगो को 2 दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं। द रेवेन्यू पटवार एंड कानूनगो संगठन हरियाणा के आह्वान पर 20 और 21 अगस्त को होने वाली हड़ताल के चलते तहसीलों में शराबबंदी और इंतकाल से जुड़े काम प्रभावित हुए। कर्मचारियों का कहना है कि नए पोर्टल पर रिकॉर्ड में लगातार गड़बड़ियां और तकनीकी समस्याएं सामने आ रही। पिछले 4 महीने में अधिकारियों और IT टीम को इसकी जानकारी देने के बावजूद स्थायी समाधान नहीं हुआ। कविता पटवारी है, तहसील प्रधान रेवाड़ी। ये जो नया मॉड्यूल लागू किया है, इसमें बहुत सारी कमियां हैं। जैसे कि हमारे प्रधान जी ने भी आपको बताया कि मॉड्यूल में कमियां हैं। मॉड्यूल में इतनी ज्यादा कमियां हैं कि इंतकाल दर्ज होने के बाद मालिक जो है वो उड़ जा रहे हैं। इंतकाल जो इसी नए सॉफ्टवेयर पर दर्ज होकर मंजूर हुआ है, इनकॉर्पोरेट भी हुआ है, उसके बावजूद अगर उस इंतकाल को हम ढूंढने चलते हैं, वो सॉफ्टवेयर पे कहीं नहीं दिख रहा है। ना सैंक्शन में, ना इनकॉर्पोरेट में, ना इनिशियल एंट्री में, कहीं पर भी दर्ज नहीं है। उसके बाद जब IT सेल को इसके कंप्लेंट करी जाती है तो वापस रिवर्ट होके आता है, तो पता चलता है ये रजिस्ट्री के अंदर इनिशियल रजिस्ट्री की एंट्री में है। उसके बाद उस रजिस्ट्री की एंट्री दोबारा डाली जाती है तो उस इंतकाल का नया ही नंबर जनरेट होके आता है। तो जिस नंबर पे वो पहले इंतकाल दर्ज हुआ था उससे अलग नंबर जनरेट होके आता है और IT सेल कहती है कि आप इस पे करो अब इसको दोबारा। क्या हम उस इंतकाल को 2 बार दोबारा दिखा सकते हैं? हमारे पास इंतकाल दर्ज हो चुका है, मंजूर हो चुका है। मैं रणबीर सिंह, जिला प्रधान द रेवेन्यू पटवार एवं कानून एसोसिएशन, अपनी समस्त कार्यकारिणी और पटवार भाईचारे की तरफ से आप मीडिया साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हमारी हरियाणा राज्य कमेटी द रेवेन्यू पटवार एवं कानून एसोसिएशन हरियाणा के आह्वान पर सभी पटवारी कानूनगो 2 दिन के सांकेतिक धरने के ऊपर हैं। इस धरने में हमारे 2 मुख्य मुद्दे, 2 ज्वलनशील समस्याएं हैं। एक है हमारा न्यू मॉड्यूल में ऑटोमोटेशन और एक है हमारा DCS डिजिटल क्रॉप सर्वे। न्यू म्यूटेशन मॉड्यूल जो आया है हमारा, इसने हमारे पटवारियों की नींद हराम कर रखी है। इसने आम आदमी के भू मलकियत के रिकॉर्ड का सत्यानाश कर रखा है। ये 22 मई को लॉन्च हुआ था। उसके बाद सुबह से लेकर शाम तक इसके इंटरफेस चेंज होते रहते हैं, इसके सारे कॉलम बदलते रहते हैं, इसका सिस्टम बदलता रहता है। पटवारी दिन में इंतकाल दर्ज करता है, रात को गायब हो जाता है, पटवारी रात को करता है, सुबह कुछ उसमें तब्दीलियां आ जाती हैं। ऐसे करते करते हमें महीने 3 हो गए हैं।
खबर कानपुर से है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस के उपलक्ष्य में कानपुर जू में जागरूकता कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। कानपुर जू और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में हुए कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने गिद्धों के संरक्षण और उनके पारिस्थितिक महत्व की जानकारी दी। कानपुर जू के निदेशक डॉक्टर कन्हैया पटेल और BNHS की वैज्ञानिक एवं वोल्चर सेफ जोन कार्यक्रम की पैन इंडिया एडवोकेसी अधिकारी अलका दुबे ने संरक्षण से जुड़े प्रयासों पर चर्चा की है। विशेषज्ञों ने बताया कि गिद्ध मृत पशुओं के अवशेषों को तेजी से खत्म कर प्रकृति में सफाई कर्मी की भूमिका निभाते हैं, जिससे कि संक्रमण और बीमारियों के प्रसार को रोकने में मदद मिलती है। के अगर बात करें तो भारत सरकार का पहला काम था कि उन्होंने जो हमारे लिए जो गिद्ध के लिए हानिकारक ड्रग थी उनको बैन कर दिया। वो ड्रग्स के नाम जैसे आपको पता होगा डाइक्लोफेनाक, कीटोप्रोफेन, एसिक्लोफेनाक एंड निमोसलाइड। तो ड्रग्स इज बैन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत देश में जो ड्रग बैन हुई है वो ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया के थ्रू बैन हुई है और गैजेट नोटिफिकेशन है इसका, वो आप सब ले सकते हैं। दूसरा जो गिद्ध को बचाने का जो प्रमुख काम है वो मिनिस्ट्री एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड स्टेट फॉरेस्ट का है। तो जैसा कि हमने बताया है कि डिफरेंट जगहों पे स्टेट्स में वल्चर ब्रीडिंग सेंटर्स खोले गए हैं, जिसमें हमारा पूरा प्रयास है कि जटायु की संख्या को ज़्यादा से ज़्यादा हम बढ़ा पाए। आम जनता इसमें अपना सहयोग कैसे कर सकती है? आम जनता अपनी जिम्मेदारी जटायु संरक्षण के प्रति समझ ले, बस वही सबसे बड़ा सहयोग है। जैसे हमने बताया कोई पशुपालक है, जैसे उसको ये अगर ज्ञान है कि इन दवाओं का उपयोग नहीं करना है, तो चाहे वो पैरावेट आ रहा हो, चाहे कोई भी व्यक्ति उसका एनिमल का ट्रीटमेंट करने के लिए आ रहा हो, इन दवाओं का पहली बात तो उपयोग ना करने दें। दूसरी चीज, कहीं गिद्ध आपको मिल रहा है या कहीं उसका नेस्ट है कुछ है तो उसकी जानकारी तत्काल प्रभाव से वन विभाग को दें। तो ये सहयोग सबसे बड़ा है। 5 तारीख को कानपुर प्राणी उद्यान में इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे के उपलक्ष्य में हम लोग अवेयरनेस कैंपेन शुरू करेंगे वहाँ पे। तो हमारे साथ जो BHNS की जो सीनियर साइंटिस्ट अलका जी हैं वो हमारे साथ आज इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भाग लिया और उन्होंने वल्चर के बारे में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को अवगत कराया। उन्होंने तराई क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है और इन्हीं का जो भी इनकी जो नॉलेज है उसको हम अपने कानपुर प्राणी उद्यान में कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें कि जो हमारी भी गिद्ध की 5-6 संख्या है यहाँ पे, उसमें कैसे सेक्टिंग किया जाए और उसमें कैसे ब्रीडिंग को आगे बढ़ाया जाए। खबर डिंडौरी जिले से है, जहां पर ग्राम सराय से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और PM श्री विद्यालय तक पहुंचने वाला कच्चा रास्ता बारिश में दलदल में बदल गया है। इसी कीचड़ भरे रास्ते में कक्षा 6वीं से 12वीं तक के करीब 400 छात्र छात्राएं शिक्षकों को रोजाना आवागमन करना पड़ रहा है। रास्ते पर फिसलन के कारण कई बार बच्चे गिरकर चोटिल होने से बचते हैं, वहीं उनके कपड़े और स्कूल बैग भी कीचड़ से खराब हो जाते हैं। छात्रों का कहना है कि वर्ष 2017 से हर बारिश में उन्हें इसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों, छात्रों और शिक्षकों ने जिला प्रशासन से जल्द सड़क निर्माण कराने और समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरई। किस प्रकार की आवागमन में बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता है? बारिश के समय हर समय का ये हाल है। 2017 से स्कूल यहाँ पर शिफ्ट हुआ, 5 सितंबर 2017 से। तब से बारिश के समय कीचड़ इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आने जाने में दिक्कत होती है। हम लोग तो ठीक है, यहाँ पर PM श्री माध्यमिक विद्यालय भी संचालित है। 6वीं से 8वीं तक के बच्चे हैं यहाँ पर, छोटे छोटे बच्चे हैं और उनको चलने में इतनी दिक्कत होती है। 7-7, 8-8 किलो का बैग रहता है और बैग को रख के वो निकलते हैं तो गिर भी जाते हैं और गिरने के बाद उनको स्कूल जाते पूरे भीगे लथपथ रहते हैं। हम लोग इतना समस्या बता चुके हैं, लेकिन हम लोग के लिए यहाँ पे रोड क्यों नहीं बन रहा है? रोड बनना जरूरी है। हम लोग गिरते मरते जाते हैं, हम लोग के बैग गंदे हो जाते हैं, हम लोग के कपड़े, लेकिन हम लोग को घर जाने में दिक्कत होती है। फिर यहाँ पे रोड बनना जरूरी है हम लोग के लिए। कब से ये समस्या हो रही है आप लोगों को? बहुत पहले से हो रही है, 5 साल से। और यहाँ पे जरूरी रोड बनना जरूरी है और बनवाइए आप। लखनऊ में दिन दहाड़े एक महिला की उसके पति ने गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना गोमती नगर थाना क्षेत्र के विवेक खंड में ICICI बैंक के सामने बनने वाली महिला का नाम दिव्या मिश्रा है, जो बैंक में काम करती है, और उसके पति का नाम मानस है। मानस ने पत्नी दिव्या को गोली मारने के बाद अपनी बहन और खुद को गोली मार ली। इस वारदात में तीनों की मौत हो गई है। गोली लगने के बाद पुलिस ने दिव्या मिश्रा को गंभीर हालत में लोहिया अस्पताल पहुंचाया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची। वारदात के कारणों का भी पता नहीं चल सका है।
खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर ने फतेहगढ़ स्थित संकेत राजकीय विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कक्षाओं में पहुंचकर विद्यार्थियों से संवाद किया और पढ़ाई के स्तर की जानकारी ली है। डीएम ने शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण एवं गतिविधि आधारित शिक्षा देने के निर्देश दिए। साथ ही विद्यालय में साफ सफाई, प्रकाश, पेयजल और शौचालय व्यवस्था बेहतर रखने के लिए भी निर्देशित किया है। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं के नामों पर कथित तौर पर बेवजह आपत्तियां लगाए जाने और नाम हटाए जाने के कारणों को लेकर कांग्रेस ने विरोध जताया है। गुरुवार को कांग्रेस एसआईआर समिति के चेयरमैन मनोज रावत और हल्द्वानी विधायक सुमित दिनेश के नेतृत्व में कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पात्र मतदाताओं के नाम किसी भी स्थिति में मतदाता सूची से नहीं हटाए जाने चाहिए। उन्होंने बिना उचित आधार के आपत्ति दर्ज कराने वालों की जांच कराने और दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। हम दो आपत्तियों के साथ यहाँ पर आए बाबा, उसमें जो फॉर्म 7 का दुरुपयोग हो रहा है, फर्श में फॉर्म 7 का दुरुपयोग हो रहा है, उसको लेकर के ये प्रतिनिधि मंडल जो आया था, इसके द्वारा मुख्यतः ये मुद्दा उठाया गया कि बल्क में ऑब्जेक्शंस रेज किए गए हैं। एसआईआर में इस समय दावे आपत्ति का समय चल रहा है और उन्हें यह आश्वस्त किया गया है कि जनप्रतिनिधित्व कानून और जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियमावली है और ईसीआई का मैनुअल है, उसमें रिवीजन के लिए जो विधि व्यवस्था दी गई है, जो प्रोसीजर लेड डाउन बाय रूल्स है, हमारे ईआरओज उसी के दायरे में रह के काम कर रहे हैं और मकसद ये है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची में जुड़ने से न रह जाए और कोई भी अपात्र मतदाता सूची में न जुड़ने पाए। तो देखिए, जो फॉर्म नंबर 7 है, जिसमें किसी भी जो विधानसभा का मतदाता है उस पर अधिकार है कि 5 तक वो आपत्तियां उठा सकता है किसी व्यक्ति पे, वहाँ पे हम देख रहे हैं 50, 100 एक व्यक्ति के नाम से। फिर पूरा फॉर्म 7 का उसने प्रारूप भी नहीं भरा हुआ है, ना मोबाइल नंबर डाला हुआ है अपना, ना वोटर ID कार्ड। तो वैसे ही वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट निरस्त हो जानी चाहिए। और ये आपत्ति करता है कि संयोजित तरीके से ये गैंग और गिरोह के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो हमने बोला है इनसे कि आइडेंटिफाई करिए इनको और इन पे कानूनी कार्रवाई करिए। भाई, मैं सुमित कैसे बैठ के वार्ड, मेरा जो वार्ड संख्या है 4, वार्ड नंबर 50 या 40 के व्यक्ति के लिए आपत्ति उठा रहा हूँ, फिर उसके पड़ोसी के लिए भी उठा रहा हूँ और उसके पड़ोसी के लिए भी उठा रहा हूँ जिनको मैं जानता नहीं हूँ। देखिए, एसआईआर प्रक्रिया का जो दावा और आपत्ति काल है वो चल रहा है। दावे और आपत्ति काल में मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में एसआईआर जब शुरू हुआ तो कुल 79 लाख वोटर थे, जिनमें से 8 लाख के लगभग वोटर ASDD के नाम पर काट दिए गए हैं। ASDD का मतलब होता है अब्सेंट, शिफ्ट, डेड एंड डुप्लीकेट। डुप्लीकेट को चुनाव आयोग ने अपने सॉफ्टवेयर के जरिए पहचाना था, वो काट दिए गए थे। अब 71 लाख मतदाताओं के नाम जो ड्राफ्ट सूची में, जिसको कच्ची सूची कहते हैं, 14 जुलाई को पब्लिश हुए, उस पर फॉर्म 6 के जरिए नए मतदाता, 7 के जरिए आपत्तियां और 8 के जरिए परिवर्तन होने थे। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर दिव्या मिश्रा हत्याकांड में बड़ा खुलासा। बता दें कि गोमती नगर हत्याकांड में व्हाट्सएप स्टेटस आया सामने। हत्यारे का हत्या से पहले का व्हाट्सएप स्टेटस में पत्नी के धोखे देने का जिक्र किया गया है। उसने मुझे धोखा दिया था, मैंने उसे मार डाला, मुझे खुद को और अपनी बहन को भी मारना होगा। उसकी बहन प्रज्ञा और भरत को सब कुछ पता है। मुझे खुद को और अपनी बहन को भी मारना होगा। लखनऊ से खबर, दिव्या मिश्रा हत्याकांड में हुआ बड़ा खुलासा।
गोमती नगर हत्याकांड में व्हाट्सएप स्टेटस आया सामने। हत्यारे का हत्या से पहले का व्हाट्सएप स्टेटस आया सामने। व्हाट्सएप स्टेटस में पत्नी के धोखे देने का जिक्र लिखा है। व्हाट्सएप स्टेटस में लिखा, उसने मुझे धोखा दिया था, मैंने उसे मार डाला। उसकी बहन प्रज्ञा और भरत को सब कुछ पता है। बहराइच से खबर, जहां पर स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह पहुंचे। डीएमएसपी ने राज्य मंत्री का स्वागत किया। भरतपुर के विस्थापितों के पुनर्वास का लिया गया जायजा। मंत्री ने भरतपुर कॉलोनी का किया निरीक्षण। विस्थापितों से मिलकर राज्य मंत्री ने जानी जमीनी हकीकत। कॉलोनी में व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया गया। मूलभूत सुविधाओं को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली। समस्याओं पर राज्य मंत्री ने किया संवाद। बल्हा विधायक सरोज सोनकर मौके पर मौजूद रहे। जिला महामंत्री आलोक जिंदल भी रहे मौजूद। एटा से खबर, जहां पर किसानों ने निकाली भव्य तिरंगा यात्रा। भारत माता के जयकारों से गूंजा पूरा शहर। हाथों में तिरंगा लेकर सैकड़ों किसान हुए शामिल। भारतीय किसान यूनियन स्वराष्ट्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की अगुवाई। दीपक शर्मा के नेतृत्व में निकाली गई तिरंगा यात्रा। शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण से शुरुआत हुई। शहीद पार्क से कलेक्ट्रेट तक निकाली गई तिरंगा यात्रा। जीटी रोड, ठंडी सड़क व होली मोहल्ला आदि से गुजरी यात्रा। तिरंगा यात्रा के दौरान तिरंगों से पटा रहा पूरा शहर। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 82वीं जयंती पर कांग्रेस नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। नेताओं ने राजीव गांधी के भारत को लेकर विजन, उनके विचारों और योगदानों को याद किया। राहुल गांधी ने राजीव गांधी को याद करते हुए कहा कि पिता की सीख उनकी शक्ति और उनकी यादें उनकी हिम्मत है। उन्होंने राजीव गांधी के सपनों का भारत बनाने के संकल्प को अपना मार्गदर्शन बताया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने राजीव गांधी के कार्यकाल को याद करते हुए मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष किए जाने, राष्ट्रीय युवा दिवस, नई शिक्षा नीति, नवोदय विद्यालय और नेहरू युवा केंद्र संगठन जैसे कदमों का जिक्र किया। साथ ही आईटी क्षेत्र को बढ़ावा देने में राजीव गांधी की भूमिका को रेखांकित किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजीव गांधी की 82वीं जयंती पर उनके परिवर्तन, शांति और समृद्धि के दृष्टिकोण को याद किया। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी की विरासत भारत के भविष्य के लिए मार्गदर्शन बनी रहेगी। राहुल गांधी ने कहा, पिता की सीख उनकी शक्ति और उनकी यादें उनकी हिम्मत है। उन्होंने राजीव गांधी के सपनों का भारत बनाने के को संकल्प लिया है। राजीव गांधी की 82वीं जयंती पर उनके परिवर्तन, शांति और समृद्धि के दृष्टिकोण को याद किया। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी की विरासत भारत के भविष्य के लिए मार्गदर्शन बनी रहेगी।
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, राजीव गांधी के कार्यकाल को याद करते हुए मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष किए जाने, राष्ट्रीय युवा दिवस, नई शिक्षा नीति, नवोदय विद्यालय और नेहरू युवा केंद्र संगठन जैसे कदमों का जिक्र किया। साथ ही IT क्षेत्र को बढ़ावा देने में राजीव गांधी की भूमिका को रेखांकित किया गया है। राहुल गांधी ने कहा, पिता की सीख उनकी शक्ति और उनकी यादें उनकी हिम्मत है। उन्होंने राजीव गांधी के सपनों का भारत बनाने के संकल्प को अपना मार्गदर्शन बताया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, राजीव गांधी की 82वीं जयंती पर उनके परिवर्तन, शांति और समृद्धि के दृष्टिकोण को याद किया। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी की विरासत भारत के भविष्य के लिए मार्गदर्शन बनी रहेगी। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।